नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाजीमाल कालाकोट क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले 4 सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तर कमांडर इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमारे जवान ने जो कार्रवाई की है इसमें शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगड़ी, कांडी या राजौरी में निहत्थे नागरिकों की हत्या की थी, इसलिए इनका खात्मा जरूरी था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हुई हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इनकी ट्रेनिंग हो सकती है। ये लोग काफ़ी ट्रेंड थे, इसलिए इन्हें खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा। तेलंगाना के निजामाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 7 साल में टीएसपीएससी की परीक्षा की 6 श्रेणियों में परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले के आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि हम तेलंगाना में 2.5 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मित्रों, पिछले 7 साल में टीएसपीएससी की परीक्षा में 6 कैटेगरी में पेपर लीक हुए और केसीआर का पेट का पानी नहीं हिलता है। हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से मेरिट पर नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, वो सारे लोगों को हम जेल के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, ये केसीआर की सरकार ने भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की ऐसी सरकार रही हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों। यहां तक कि उन्होंने मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी। राजनाथ सिंह ने कहा कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार को भी देखा है। कोई भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि भाजपा के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या किसी को जेल की हवा खानी पड़ी हो। का चार्ज न लगा। गवर्नमेंट को काम करते हुए लंबे समय तक देखा है। आजादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज न लगा हो।
यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स को भी करप्शन के चार्जेज में जेल की हवा खानी पड़ी है। मेरी बहनों भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी आपने देखा है, और यह मोदी जी के नेतृत्व में 9 साढ़े 9 वर्षों से गवर्नमेंट काम कर रही है, इस गवर्नमेंट को भी आपने देखा है। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि बीजेपी के गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा हो अथवा किसी मिनिस्टर को जेल की हवा खानी पड़ी हो। गवर्नमेंट को काम करते हुए लंबे समय तक देखा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि केंद्र सरकार और यहां की राज्य सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई का कितना बोझ आप पर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा होगी। सिलेंडर, ये आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और आजकल केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। इसीलिए हमने तय किया है कि हर महीने आपको 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे उनके खातों में, और गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। आपको मालूम है कि जब हमारी सरकार कर्नाटका में बनी कुछ महीनों पहले, तब से पूरे कर्नाटका में महिलाओं की बस की यात्रा। वहीं सिलक्यारा सुरंग हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। पीएम मोदी लगातार मजदूरों के बारे में पूरी जानकारियां लेते हैं और समाधान पर चर्चा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की सभी एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह ऑपरेशन पूरा होगा और सभी मजदूर बाहर आएंगे। पूरी एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है, और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं उन सब के बारे में जानकारी देकर, उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं। और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने पाइपलाइनों के जरिए व्हील्ड स्ट्रेचर को ले जाने का डेमो दिखाया। वहीं सिलक्यारा सुरंग बचाव पर तकनीकी, सड़क और परिवहन के अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद ने कहा कि बर्मा ड्रिलिंग मशीन को फिर से जोड़ दिया गया है। वेल्डिंग के बाद एक नया पाइप डाला जाएगा, जिसकी प्रक्रिया में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे बाद हम पाइप को सुरंग के अंदर ढकेलेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि हमें किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे। प्रॉपर उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफ कोर्स एक्सीलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो। हम ये करके सारा फिर से सेट किया। अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी। 2 घंटे लगते हैं उसमें, वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे। ये प्रयास रहता है हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए।
ऐसे हम प्रार्थना करते आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 पर बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 8 से 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने उत्तराखंड की जीएसटी बढ़ाने के लिए यह काम शुरू किया है। इससे हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेंगे और राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से ये काम हो रहे हैं। अभी तक हमारे देश विदेश में सब जगह मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार, देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं उन्होंने भी अपने विस्तार साइन किए हैं। और 8 और 9 दिसंबर तक जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं। हम सभी का आकलन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की जो जीएसटीपी है वो बढ़े, उसको लेकर हमने ये काम शुरू किया था। इसके पीछे हमारे उद्योग धंधे जहाँ बढ़ेंगे, हमारे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा। उस दृष्टि से जो राज्य के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होंगे, हमने अपने उसको उनको प्राथमिकता देने का तय किया है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुख्य कार्यक्रम होते होते मुझे लगता है और भी बहुत सारे जो हमको एमओयू हमको प्रस्तावित हुए हैं उनका भी आकलन करके उनको भी धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। अभी तक हमारे देश विदेश। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द के इस्तेमाल पर कहा कि यह बचपना है, उनमें गंभीरता नहीं है। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की यही कमी है कि वह नरेंद्र मोदी सेक्टर में जी रही है। कांग्रेस हमेशा ही मोदी जी का पिछड़ा होने पर, गरीब होने पर टिप्पणी करती हुई आई है। वहीं विश्वास सारंग ने सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर कहा कि कांग्रेस रिजल्ट आने से पहले सपने देख रही है। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। उन्होंने सभी प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को बुलाए जाने पर कहा कि कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं रहा, यही कारण है कि वह ट्रेनिंग कैंप बुला रही है। गंभीरता की कमी है। ना देश के संविधान को जानते हैं, ना संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर क्या कहना है वो जानते हैं। कांग्रेस को मोदी जी का इतना डर है कि कभी उनके पिछड़े वर्ग के होने पर टिप्पणी की जाती है, कभी उनके गरीब होने पर टिप्पणी की जाती है। इसका जवाब जनता। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता को भरोसा था कि उसकी बेटी की हत्या की गई थी। पिता ने कब्र से बॉडी बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया तो हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल बेटी की मौत होने पर ससुराल वालों ने पिता को उसके बीमार होने की बात कही थी, लेकिन पिता का दिल नहीं माना। कब्र से बेटी का शव निकलवाया और अनुमति लेकर पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में सामने आया कि बेटी की हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। पति समेत सास, ससुर, देवर, देवरानी और ननद पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी पति जावेद और उसके भाई इंजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपी फरार हैं। सर पूरा मामला ये है कि मैं जमाई का फोन आया था मेरे पास 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। बोले कि आपकी बेटी चक्कर खा के गिर गई, साले नशे से आया तो उसको होश में नहीं आ रही, तो आप आ जाओ। तो मैं जब नए खेड़े का बताया था मेरे को, जब वो रास्ते में पहुंचा तो मैं वापस फोन आया कि हम कोठारी मंसूरी ला रहे हैं, कोठारी साहब के यहाँ पे। तो मैं वापस घर गया, घर से उसकी अम्मी बोले कोठारी पहुंचा, वहाँ पे नहीं। फिर मैंने फोन लगा कहाँ, तो बोले कि हम तो सोनकरी ले आए हैं, इसका इंतकाल हो गया। हुआ सब इंतकाल हो गया। जैसे ही मैं गया तो मेरी कमर पकड़ के वो रोया और कसम खाने मैंने वो उससे पूछा भी कि भाई हुआ क्या, आखिर तेने इसे मारा तो नहीं? तो बोले नहीं मारा मैंने। और कसम खाने रखा कुरान पाक की वगैरह की ऐदनामे की, तो मैंने अकीदा कर लिया
मैंने ये थाना दलोदा के सोनगिरी की घटना है। दिनांक 31 तारीख को जो फरियादी है रहीम, उसने थाने पर शिकायत की कि उसकी बेटी को मार के और उसको दफना दिया गया है। उक्त सूचना पर से दलोदा पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस जो डेड बॉडी थी शव को दफना दिया गया था, उसको फिर उनके माध्यम से शव को निकलवाया गया और उसको फिर विधिवत पीएम के लिए भेजा गया था। पीएम में फिर उसमें चोटों की पुष्टि हुई थी और उसके पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। इस पूरे प्रकरण में इसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व से चैन तोड़कर भागा खूंखार हाथी राम बहादुर को पन्ना टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। बता दें कि हाथी राम बहादुर मद होने की वजह से चैन तोड़कर भाग गया था, जिस वजह से पूरे दिन पन्ना टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट के आने जाने पर भी प्रतिबंध रहा। बता दें कि यह खूंखार हाथी पहले एक रेंजर और एक महावत को कुचलकर मौत के घाट भी उतार चुका है, जिसके चलते पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने टाइगर रिजर्व के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से टूरिस्ट का आना जाना पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो हमारे डोमेस्टिक हाथी हैं उसमें से एक हाथी राम बहादुर, जो कि हमारे तालगांव क्षेत्र में उसको रखा गया था, और वह जो हाथी है उसका चैन जो है, उसका चैन जो थोड़ा लूज था, इस कारण से वो वहाँ अपने इस निश्चित स्थान है वहाँ पर ना मिलके कहीं और चला गया था। लेकिन गुमान नहीं था, पता था कि किस स्थान में है, और वह चूँकि हाथी इस समय मद में है, इसलिए काफ़ी दूर रख के उससे हम लोग उसको पता कर रहे थे कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। सर, ये हाथी पहले किसी रेंजर को और महावत को भी मार चुका है। हाँ, पूर्व में भी यह जो हाथी है जब मद की स्थिति में रहते हैं तो उस समय निश्चित तौर पर अटैक भी करते हैं, और पूर्व में ये हाथी एक जब से जो उसका जो महावत था उसके पूर्व में उसकी मृत्यु हो चुकी है इसके कारण में। सर, क्या हाथी की वजह से जो अपने यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको भी प्रतिबंध लगाया गया था आज के दिन? नहीं, चूँकि रात का समय था, रात को ये खुले में था, इसलिए हमने अपनी पूरी टीम लगा के इसको वॉच कर रहे थे सारी रात में। तो निश्चित तौर पर सुबह रात में तो इसको पकड़ के बांध नहीं सकते थे, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर कि कल के दिन किसी टूरिस्ट को अनजाने में किसी पे हमला नहीं कर दे, इसलिए उन गेटों से जो एंट्री होती है उस एंट्रीज को हमने। उत्तर प्रदेश के महोबा में धैर्य, पराक्रम और साहस के खेल दिवाली नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पीएम मोदी और सीएम योगी के द्वारा खेलों के जरिए ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश अब धरातल पर दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि बुंदेलखंड की मासूम वीरांगनाएं भी हाथों में लाठी लेकर मैदान में आत्मनिर्भर होने का संकेत दे रही हैं। इसी कड़ी में महोबा के एक छोटे से गांव अलीपुरा की दिवाली नृत्य प्रतियोगिता में पहुंची मासूम वीरांगनाओं ने लठमार दिवाली खेल में बेधड़क लाठियां चलाने के करतब को देखकर लोग हैरान हो गए। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों से आए दंगल कलाकारों ने अपने अपने आत्मरक्षा के करतब दिखाकर ग्रामीणों का मन मोह लिया। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने अलग अलग अंदाज में खेले जा रही दिवाली नृत्य का भरपूर आनंद उठाते हुए खेल प्रतियोगिता के आयोजन की जमकर प्रशंसा की। मिर्जापुर में विंध्य नव युवक समिति ने जेठवान एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह, दीप उत्सव और देवी जागरण का आयोजन किया। देवी जागरण में कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। देवी जागरण आयोजन में हनुमान भक्ति, कृष्ण सुदामा, शिव तांडव, देवी माता के 9 रूप सहित तमाम झांकियों का आयोजन किया गया, जिसको श्रोताओं ने खूब पसंद किया। वहीं देवी जागरण के आयोजक मंडल के तरफ से भंडारा का भी आयोजन किया गया। रायबरेली में रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर रेलवे क्रॉसिंग का है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मृतक युवक की उम्र लगभग 40 साल के आसपास बताई जा रही है, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
वहीं बाइक सवार युवक की शिनाख्त के लिए पुलिस सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। उधर पंजाब में बह रहे नशे की दरिया को रोकने के लिए पंजाब पुलिस लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज सुबह होने से पहले ही भटिंडा पुलिस द्वारा ऑपरेशन कासो के तहत शहर के अलग अलग बस्तियों में टीम बनाकर बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया गया। नशे के कारोबार के साथ जुड़े हुए लोगों और नशे के मामले में बदनाम बस्तियों में पुलिस ने उन लोगों के घरों की जांच की जो लोग कहीं ना कहीं नशे के कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं या फिर उनके द्वारा नशा किया जा रहा है। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਤੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के बाल खींचकर जमीन पर पटककर लात मारते हुए एक दबंग युवक नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दबंग युवक बुजुर्ग महिला के घर पहुंचता है और बाल पकड़कर खींचकर पटक देता है। इसके बाद बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर जाती है और दबंग युवक उस पर लातों और घूसों से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। दिनांक 21 नवंबर 2023 को श्री सुरेश चंद्र जो कि नंद नगरी थाना मोदी नगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि एक उनके मोहल्ले के व्यक्ति ने ही उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है। उनकी तारीफ के आधार पर थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान कुछ वीडियो फुटेज व पीड़िता के बयान प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर अभियोग में समुचित धाराओं की वृद्धि की जा रही है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।